मैं अनिश सर आज आप लोग के लिए 10वीं क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, तो कैसा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए दिया है नियमित, अनियमित, नियमित और अनियमित, इनमें से कोई नहीं। जब कोई कहता है कि चिकने तल पर, मान लेते हैं कोई एक दर्पण है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक आपतित किरण आती है ऐसे, तो आने के बाद में क्या होगी? ये परावर्तित, यानी कि परावर्तित होगी। फिर कोई दूसरी किरण आती है, वो भी क्या करेगी? परावर्तित करेगी। सब मिलाकर के कहेंगे आप कि किसी दर्पण पर जब कोई आपतित, यानी कि दर्पण पर कोई आपतित किरण आती है तो क्या करती है? वो नियमित रूप से परावर्तित होती है। समझे क्या? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो समतल दर्पण में यदि अक्षर लेटर जो है P दिया हुआ है, तो इसको जब देखेंगे तो ये क्या होगा? उल्टा। जैसे हम लोग ऐनक के साथ, समतल दर्पण का मतलब क्या है? ऐनक। ऐनक, ऐनक के सामने यदि हम अपने कान को छूते हैं, जब दायां कान को छूते हैं तो बायां कान को छूते हैं ऐनक में। ऐनक में हम देखते हैं कि हम दायां कान छू रहे हैं, लेकिन वो कौन सा कान छूता है? तो बायां कान होता है, बायां कान छूते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो है, लेकिन अगर प्रकाश रहे तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और यदि प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए क्या होगा? यह आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आंखों को प्रभावित करने वाली क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? तो पहले तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो आइए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। वास्तविक है, गलत है। आभासी और सीधा, हाँ ये सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक तो कभी बनेगा ही नहीं। आभासी और उल्टा, उल्टा भी कभी नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मैंने अभी जस्ट कहा है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनेगा, यही नहीं वस्तु के बराबर भी बनता है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दोनों प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों कहता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सब मिलाकर के इसका आंसर क्या होगा? 5 का बी, आभासी प्रतिबिंब। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके पास में कि किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव का मतलब होता है हमेशा, और सीधा कहता है, ठीक है, सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण है। भाई देखिए, सीधा प्रतिबिंब कब बन सकता है? अवतल दर्पण में भी बन सकता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में भी बनता है। तो कहता है कि सदैव हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, ठीक है। तो कहता है केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में तो केवल होता ही नहीं है कभी, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। केवल उत्तल दर्पण है, इसमें भी बनता है। तो अब आता है अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। तो समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 का। 7 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश की
प्रकाश की किरणें सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। सरल रैखिक गमन का मतलब क्या है? सीधी रेखा में जो जाती है। तो प्रकाश की किरणें सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या है? सूर्य ग्रहण में। ऑप्शन नंबर बी चंद्र ग्रहण में। ऑप्शन नंबर सी तारों के चमकने में। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में। ध्यान रखिएगा सब, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और प्रकाश सूर्य ग्रहण होने का कारण यह भी है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। चंद्र ग्रहण भी हो रहा है तो सीधी रेखा में ही प्रकाश जो है वो गमन कर रही है, इसलिए सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपके पास में कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। छाया जब बनेगा भैया जब सीधी रेखा में आपकी प्रकाश हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो छाया नहीं बनेगा सही से, ठीक है। किसी भी दिशा में तो वो भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो कभी होगा ही नहीं। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में ही चलती है और इसलिए इसमें कोई जो है प्रतिबिंब भी बनता है। छाया मतलब क्या है? प्रतिबिंब, है ना जी। तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सीधी रेखा में बनेगा। अभी हमने देखा क्या कि जब प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है तब क्या बनता है? सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके पास में कि प्रकाश स्रोत मतलब क्या है? जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? प्रकाश स्रोत, अब प्रश्न ये बनता है कि जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है वो किस रंग का है, ठीक है। यदि अगर हम कहें कि श्वेत प्रकाश है तो हरे रंग का बनेगा, नहीं। यदि लाल रंग का प्रकाश है तो लाल रंग में जो है हरा रंग जो है जब वो मिश्रण करता है यानी कि मिलता है तो उसका रंग काला बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन एक क्वेश्चन कर देते हैं कि लाल प्रकाश यानी कि प्रकाश स्रोत में कैसा रंग है? तो लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है ना। उसमें एक हरी छड़ी को जब रख देंगे तो उसका जो है रंग जो है वो काले रंग का दिखाई देगा, यानी काली रंग की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। देखिए प्रकाश स्रोत है और उसके सामने कोई आ जाए तो जब जाहिर सी बात है कि हम प्रकाश के सामने देखिए आ रहे हैं तो हमारे बोर्ड पर क्या बन रहा है? एक छाया बन रहा है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, है ना। तो छाया, उपछाया, कुछ भी नहीं, ए और बी दोनों। तो हम इसमें क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए लेंगे, छाया को, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश स्रोत, फिर मैंने कहा कि प्रकाश स्रोत मतलब क्या है? जिससे प्रकाश निकलता हो, ठीक है। वो कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। तो कृत्रिम में क्या आ जाएगा? ये हमारे यहाँ जो हम लोग बनाते हैं बल्ब वगैरह, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से जिसको भगवान ने बनाया है ना, इसमें आता है क्या? सूर्य अवतार है ना जी। तो कहता है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? प्रश्न ये बनता है कि गेंद है कैसा? तो गेंद जो है वो ठोस गोल होता है, यानी कि हम यह कहेंगे कि गेंद तो यही होता है आपका, देखिए इस तरीके का, नहीं। तो प्रश्न ये बनता है, प्रश्न ये है हमारे पास में कि आखिर ये है क्या भाई? ये कौन सी आकृति है गणित की? घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है या गोला है? तो हम लोग इसको गोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोला। तो गोला जो बनता है, गोला मूल रूप से जो बनता है वो वृत्त से बनता है। किससे बनता है? वृत्त से। इसी प्रकार की हमारी पृथ्वी भी होती है, इस पर भी चक्र होते हैं, है ना जी। तो इसका जो गोले का जो निर्माण हुआ है वो वृत्त से हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब गोला, एक गेंद जो है वो उससे होकर या किसी प्रकाश स्रोत के सामने यदि कोई गेंद आ जाए तो उसका जो आकृति बनेगा, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा, है ना जी। यानी कि वृत्त से इसका निर्माण हुआ है। समझ में? ठीक। अब उसके बाद में आता है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? दृष्टि के भौतिक, दृष्टि मतलब देखने की जो अनुभूति होती है ना, जिससे हम देख पाते हैं, उसे कहते हैं क्या? प्रकाश। प्रकाश के बिना हमारा जीवन जो है अंधकार में है ना। कोई इंसान
उसके नेत्र में ज्योति नहीं यानी कि प्रकाश नहीं है तो अंधा कहलाता है, उसको कुछ दिखता उखता नहीं है ना। इसलिए प्रकाश का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। कैसे? प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा है, शक्ति नहीं है, कार्य नहीं है, बल भी नहीं है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को जब प्रकाश मतलब किसी माध्यम से किसी स्रोत से होकर जब प्रकाश गुजर रही है, ठीक है, तो माध्यम के जो कण होते हैं उसको क्या करता है? तो गर्म करता है। प्रकाश ऊर्जा है नहीं तो कुछ ना कुछ गर्म करेगा, है ना जी। तो गर्म करती है, प्रकाशित करती है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरेगी उसमें भाई लाइट तो आना जरूरी है ना, तो उसको प्रकाशित भी करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। अगर कोई कण जो है माध्यम में जो कण है उनके अंदर में उष्मा यानी कि ऊर्जा का जब प्रवाह होगा, ठीक है, तो वो गर्म होंगे और गर्म होंगे तो वो गतिशील भी होंगे, समझ में। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों क्या है? ये आप अपने आप में सही है, इसलिए हम लोग आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं 15 नंबर, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का, यह एक बल है, बल तो नहीं है। ए एवं बी दोनों, तो भाई बी तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, अब कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि प्रकाश तरंगे किस रूप की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे जो है वो ध्वनि तरंग के समान होती है। ध्वनि तो होगा नहीं भाई, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि जो है ना निर्वात में नहीं चलता है, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में नहीं करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कोई तरंग नहीं, ये तो होना ही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश कैसे? हमने अभी कहा कि निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं, है ना। तो प्रकाश के लिए कोई किसी माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा देखते हैं, ऑप्शन है क्या? ए, द्रव्यात्मक माध्यम, द्रव्य में हटाते हैं इसको। किस प्रकार की माध्यम? किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ऑप्शन ए क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की तरंगे अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रा होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो कहता है कि प्रकाश का जो तरंग होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है अन्य बाधाओं की तुलना में कैसा होता है? बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत छोटा है, तभी तो इधर भटक जा रहा है ना जी। उसके बाद में आता है 19 नंबर कि प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदुपथ, किरण का बिंदुपथ ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का भी बिंदुपथ है, किरण का भी बिंदुपथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है 20 नंबर कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं साहब, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। किसी बिंदु से होकर जब फैलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? अपसारित किरण पुंज। अब खोलने पे मुंह खुल रहा है ना, फैल रहा है, तो फैल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अपसारित किरण पुंज। और यदि किरणों के जो पुंज हैं, जो बंडल है, वो यदि किसी बिंदु पर केंद्रित हो रही है आकर के, तो इसको बोलते हैं अभिसारित किरण पुंज, ठीक है। जैसे सूर्य के किरण से, सूर्य की रोशनी जो होता है उसको अवतल दर्पण से जब हम गुजारते हैं तब वो क्या होता है? किसी कागज के टुकड़े को रखते हैं तो वो जलाता है ना,
तो यहाँ पर क्या होता है, एक जगह आकर के केंद्रित हो जाता है मुख्य फोकस पर, इसीलिए वो कागज जो है जल उठता है। तो वो क्या हो गया, अभिसारित किरण पुंज। और समांतर मतलब जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं उनको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, तो पूर्ण रूप से, अंशतः, अपवर्तित करता है और अवशोषित करता है। तो ये देखिए, जब उच्च कोटि का पॉलिश किया रहेगा तो एकदम चिकना होगा, तो पूर्ण रूप से वो जो है क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है। देखिए, क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया भाई, क्वांटम सिद्धांत को दिया मैक्स का मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है, मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो होता है उसमें जो है इन्होंने दिया कि प्रकाश जो है करना कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, तो तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है क्या, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। तो जाहिर सी बात है भाई कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश न तो तरंग है और न ही क्या है, कण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रकाश से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, अपसृत, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही हैं। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो समांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। देखिए भाई, हम लोग इसको पहले कर चुके हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था कि जो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, इन उस समय में भी जो है सूर्य का प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का ए हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास में 2 नियम है। ये दर्पण है और यहां से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और यहां से समतल दर्पण से टकरा करके जो परावर्तित मतलब मुड़ जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, और बीच में जो है काल्पनिक किरण से इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, नामकरण कर लेंगे ए, ओ, बी और सी। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये बिंदु जो ओ दिया गया है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सीधी में होते हैं, मतलब एक ही दिशा में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। उसके बाद में अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण होता है, और परावर्तित और किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, यदि यह 70 डिग्री का है आपतन कोण तो परावर्तन कोण भी 70 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया क्या, देखो। ओके, चलिए इसके आगे है हमारे पास में गोलीय दर्पण से कुछ क्वेश्चंस है ना। कहता क्या है 27 नंबर क्वेश्चन कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कहां समांतर होगा भैया, अवतल दर्पण से। किसमें, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कहां, तो अवतल दर्पण से। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है
कि F इक्वल टू R/2। F का मतलब मुख्य फोकस, मतलब छोटा f है, सॉरी छोटा f है तो फोकस दूरी, और कैपिटल R है तो वक्रता त्रिज्या। तो मुख्य फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में ये संबंध है, F इक्वल टू R/2। ये भी सही है, यानी कि फोकस दूरी जो होता है किसी दर्पण का, वो उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में? तो कहता है कि F इक्वल टू R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, A और B दोनों में, और समतल दर्पण में। तो A और B दोनों अवतल दर्पण में के लिए भी सत्य है और उत्तल दर्पण के लिए भी यह सत्य है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु होता है। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना है साहब कि अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो ये आपका ध्रुव P हो गया, और इसके बगल में F दूरी पर मुख्य फोकस F होता है, कैपिटल F। फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं, आप मुख्य फोकस को कैपिटल F से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है,